अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDI पीस टॉक में हूँ आपकी उस्मा खुरम। नाज़रीन, जैसे जैसे नया ग्लोबल ऑर्डर अपनी तरतीब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही तमाम ममालिक भी अपने हाथ पाँव मार रहे हैं कि किस तरह से वो इस नए ग्लोबल ऑर्डर में एक इफेक्टिव रोल प्ले करें या एक प्रोमिनेंट उनका रोल हो। और ज़ाहिर है फिर इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। और वैसे भी मोदी साहब तो अपने दौरों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ उनके MOUs वगैरह भी साइंस हुए हैं, कुछ बातें भी हो रही हैं। तो हम आज की गुफ्तगू में इन दौरों की हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो एक रोल वो अपना परसीव कर रहे हैं इंडो पैसिफिक के हवाले से, कितना ये रोल प्ले करेंगे, उनके पे दर पे दौरे, और चाइना इनको कैसे देखता है, पाकिस्तान कैसे देखता है। तो हमारे साथ रहिए और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज मुख्तार साहब से इस सवाल से शुरू करेंगे कि मुख्तार साहब, मोदी साहब फिर दौरों पे हैं और कुछ ऐसा बीच में ब्रेक आया था लेकिन फिर कॉन्टिन्यूस उनके दौरे जारी हैं। तो कैसे देखते हैं ये 3 नेशंस जो उनके दौरे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में काफ़ी अहम दौरे हैं। तो इस खित्ते की ये 3 बहुत अहम मुल्क हैं। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है उस खित्ते का, और उसकी एक बड़ी ग्रोइंग इकानमी है और वो इस वक्त कोई $1.5 ट्रिलियन की इकानमी बन चुका है। इंडिया का एक तरह से नेबर भी है, ख़ासतौर पे जो अंडमान आइलैंड्स वगैरह हैं, निकोबार और अंडमान आइलैंड्स, वहाँ से वो करीब पड़ता है। फिर ऑस्ट्रेलिया तो एक पूरा कॉन्टिनेंट है और उनके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं। वो क्वाड के मेंबर थे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड अगरचे थोड़ा सा वीकन हो चुका हुआ है, उसमें ट्रंप को इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है, लेकिन बहरहाल अभी भी मौजूद है। के साथ भी इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया का अच्छा भला डायस्पोरा भी वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। वो पढ़ने जाते हैं या उधर उन्होंने इमिग्रेशन ले ली हुई है या जॉब्स करते हैं। न्यूजीलैंड में फिर उसी तरह से उस खित्ते का एक बड़ा अहम मुल्क है। तो इन तीनों के साथ इनका दौरा हुआ। वो गए हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में इनके कई एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ 14 एग्रीमेंट्स का जिक्र है, जिसमें ज़ाहिर जो बहुत अहम एग्रीमेंट इनका था, जिसकी ज़्यादा बात हुई है, वो तो वेपन्स के बारे में। ब्राह्मोस इंडिया बेचेगा और अस्त्रा बेचेगा। ब्राह्मोस जो है वो इंडिया का एक बड़ा अहम मिसाइल है जिस पे वो बड़ी प्राइड लेते हैं, जो बेसिकली तो रशियन है, लेकिन इन्होंने उसको अडेप्ट किया और अब मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो आजकल इंडोनेशिया काफ़ी वेपन्स एक्विजिशन कर रहा है, वो राफेल भी ले रहे हैं, वो J-10 भी ले रहे हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू सुनने में आ रही है, तो इनके साथ भी हुआ है। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ 14 एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो इसके अलावा इन्होंने, अच्छा, इंडोनेशिया ने सिविलियन अवार्ड भी दिया है, जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना मोदी साहब को। तो ओरिजिनल है। हाँ जी, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल ही देते हैं, लेकिन वो हाँ, मुल्क देते रहते हैं वैसे। अगरचे इंडिया में तो अब उसका काफ़ी मजाक बना हुआ है कि ये मेरे ख्याल में जहाँ भी जाते हैं तो पहले उनसे बात करते हैं कि हमें अवार्ड देंगे या नहीं देंगे। तो एक इस तरह का मजाक चल रहा है, लेकिन मुल्क देते रहते हैं। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम आ रहा है तो उसको हाईएस्ट अवार्ड अब दे देंगे, तो इट्स कॉमन। हम भी जैसे इस तरह के अवार्ड देते रहते हैं, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी देते। थोड़ा सा ताल्लुक की नौयत पे भी होता है कि आपकी ताल्लुकात की नौयत कैसी है। अच्छा, इसके एक और भी है कि इंडोनेशिया में जो अच्छी पजीराई हुई है ना, उसमें जैसे इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में भी उनको एड्रेस करने का मौका दिया गया। अच्छा, ये भी एक बड़ा होता है कि आपका कोई डिग्नेटरी बाहर से आ रहा है, तो अगर आपने उसको ज़्यादा इज्जत देनी हो तो एक तो आप अवार्ड देते हैं, दूसरा आप कहते हैं कि आप हमारी पार्लियामेंट से एड्रेस करिए। तो बहरहाल वो इंडोनेशिया भी जमहूरियत है, इंडिया में भी जमहूरियत है, अगरचे जिस तरह की मोदी साहब जमहूरियत चला रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल कभी बात करेंगे, इलेक्शंस तो होते हैं। हाँ जी, तो इन्होंने उसको एड्रेस किया है पार्लियामेंट को। तो इंडिया का हर फोकस ये होता है कि जब भी किसी से मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं पहलगाम की मजम्मत करिए और पाकिस्तान की तरफ इशारा करिए। तो वो जो जापान के वजीर आजम के साथ फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, तो उसमें ये दे वर सक्सेसफुल। हालांकि जापान आमतौर पर इतना खुल के पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आता होता था, लेकिन इस दफ़ा वो उन्होंने किया। इंडोनेशिया में भी इन्होंने कोशिश की होगी, तो वो शायद कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इनकी जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कोई इशारा पाकिस्तान वगैरह की तरफ नहीं किया, और कोई पहलगाम वगैरह की मजम्मत की है तो वो तो हम भी करते हैं, पाकिस्तान भी करता है, तो उस हवाले से शायद कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं था। वो शायद कोई उसका था भी नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ तो पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अब से नहीं है, शुरू से हैं, पार्टीशन से हैं। मतलब बल्कि इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में पाकिस्तान ने उनकी बड़ी मदद की थी।
میں نے شاید پہلے بھی کسی ایک ایپیسوڈ میں شیئر لاسٹ میں جب ہم نے بات کی تھی کہ قائد اعظم ان کی وار آف انڈیپینڈنس کے بڑے دائی تھے. اور صرف اتنی سی بات نہیں ہے, جو نیدرلینڈ کے جو شپس یا جہاز کراچی ایئرپورٹ یا پورٹ سے گزر کے تو انڈونیشیا جا رہے ہوتے تھے, رستے میں رکتے تھے ریفیولنگ وغیرہ کے لیے یا ریپیئر مینٹیننس اور اس کے لیے, تو وہ قائد اعظم نے منع کر دیا کہ جناب اگر ان میں ایمونیشن جا رہا ہے تو وہ پاکستانی پورٹس یوز نہیں کر سکتے. وہ ایک سولیڈیرٹی تھی ود دی انڈونیزین وار آف انڈیپینڈنس یا فریڈم فائٹرز کے ساتھ. تو پاکستان کے ساتھ ایک اس طرح کا تعلق ہے. پھر ایک 600 جو سولجرز تھے مسلمز جو برٹش انڈین آرمی میں تھے, ان کو ڈپلائی کیا گیا تھا انڈونیشیا میں جاپانیوں کے خلاف, تو انہوں نے وہ ڈیزرٹ کر دیا, مطلب برٹش آرمی کو چھوڑ دیا اور وہ فریڈم فائٹرز کے ساتھ مل گئے. تو مطلب ایک بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ. تو وہ انڈیا کے ظاہر تعلق ان کا بھی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی کاسٹ پہ ہے. اچھا, تو یہ تو ان کا انڈونیشیا کے ساتھ ہو گیا. پھر ظاہر ہے ان کا آسٹریلیا کا دورہ ہوا ہے. آسٹریلیا کا دورہ ان سے 8 سے 10 جولائی کو ہوا ہے. اچھا, مطلب 8 کو انہوں نے اپنا ختم کیا دورہ انڈونیشیا میں, اس کے بعد ہی آسٹریلیا چلے گئے. تو وہ بھی بڑا, اس میں بڑے اہم وہ سائن ہوئے ہیں ان کے ایگریمنٹس وغیرہ یا ایم او یوز وغیرہ. انڈیا آسٹریلیا اینول لیڈرز سمٹ, تو یہ بھی ایک ان کا وہ میکنزم ہے کہ لیڈرز کی سمٹ ہوتی ہے اینول نا, تو اس میں انہوں نے کو چیئر کیا. تو وہ ایک ان کا پلیٹ فارم ظاہر موجود ہے. اگین اٹ انڈیکیٹس گڈ ریلیشنز. ایک یورینیم انریچڈ یورینیم آسٹریلیا ایک ایسے ملک کو فراہم کر رہا ہوگا جس نے پچھلے سال ایک وار آف ایگریشن کی ہے, پاکستان پہ حملہ کیا ہے. اچھا, وہ ویسے تو ملک حملہ کرتے رہتے ہیں, کوئی کئی دفعہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ایک نیوکلیر پاور نے ایک دوسری نیوکلیر پاور پہ حملہ کیا. تو مطلب ایک طرح سے انڈیا نے ایک وہ ریکلیس حرکت کی کہ جس کے نتیجے میں اگر ایسکلیشن ہوتی چلی جاتی تو خدا نخواستہ نیوکلیر وار کا خطرہ تھا. آسٹریلیا نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کو پیسفل نیوکلیر پروگرام کے لیے یورینیم دیں گے. اب یہ ایک معنی خیز بات ہے, اس سے تعلق کا پتہ چلتا ہے. ورنہ دیکھیں نا, آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر آسٹریلیا میں ادروائز اگر آپ پیس پہ بلیو کرتے ہو, نان پرولیفریشن پہ بلیو کرتے ہو, تو آپ سوچیں گے ہم کس ملک کو دے رہے ہیں. اور چونکہ کہنے کو وہ پیسفل نیوکلیر پروگرام کے لیے دے, لیکن کیا اتنے ایفیکٹو سیف گارڈز موجود ہیں کہ یہ یورینیم وہ نیوکلیر ویپن پروگرام میں یوز نہیں ہوگا؟ اگرچہ انڈیا نے ایک پروٹوکول سائن کیا ہوا ہے جو IAEA کا ایڈیشنل پروٹوکول ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا وہ نہیں ہے, کہ وہ سیف گارڈ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایفیکٹولی کیا جا سکے. اور انڈیا کی ہسٹری ہے وہ ڈائیورٹ کیا تھا. مطلب جب جو کینیڈین ان کے پاس ایک سائرس نامی ریئیکٹر تھا, اس سے پلوٹونیم ایکسٹریکٹ کر کے انہوں نے نیوکلیر ویپن بنا کر 1974 میں ٹیسٹ کیا تھا. تو انڈیا ہیز دیٹ کائنڈ آف اے ٹریک ریکارڈ. تو اس کے باوجود آسٹریلیا ان کو دے رہا. تو یہ ایک معنی خیز بات ہے, مطلب ایک تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک اچھا تعلق ہے. دوسری بات, ایک اور خبر جو بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہوا ہے, ابھی حال ہی میں سپری کی رپورٹ آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے اپنے 12 یا 14 نیوکلیر ویپن تو اب ڈپلوائے کر دی ہیں, اور ان کے پاس وہ جو ان کی سب میرین ہے نا, اریہانت یہ کچھ کہتے ہیں, جو سب میرین انہوں نے 3 کے قریب وہ ڈپلائی کر چکے ہیں. ان میں وہ میزائل میٹڈ شکل فارم میں نصب ہے. میٹڈ مطلب میزائل کے اوپر نیوکلیر ویپن لگا ہوا ہے. عام طور پہ انڈیا پاکستان اس سے پہلے الگ الگ رکھتے تھے تاکہ مس یوز نہ ہو یا ایکسیڈنٹ نہ ہو. اب وہ انڈیا نے ان کو پراپرلی ڈپلوائے کر دیا ہوا. اچھا, تو ایک طرف وہ خبر آئی کہ انڈیا نے نیوکلیر ویپن ڈپلائے کر دیے ہوئے ہیں. پچھلے سال ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نے دوسری نیوکلیر پاور پہ حملہ کیا. اس بیک گراؤنڈ میں آسٹریلیا نے اب یہ ایگری کیا ہے. لیگلی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے چونکہ وہ انڈیا کو فیور ملا ہوا ہے جو نیوکلیر سپلائر گروپ ہے اس سے. بہرحال یہ کہ اہم اس کی پیش رفت تھی. پھر ایک ان کا جائنٹ ڈیکلیریشن آن ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کوآپریشن بھی ہے. تو ڈیفینس اینڈ سیکورٹی ایریاز میں بھی کوآپریٹ پہلے بھی کرتے رہے ہیں, پھر کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ ان کے بائی لیٹرل ایگریمنٹس بھی ہیں اور ایک کوآڈ کا میکنزم بھی ہے جو اب تھوڑا سا کمزور پڑا ہوا ہے, لیکن بہرحال کوآڈ کا میکنزم آن پیپر یا ویسے فنکشنل تو ہے, لیکن اس کی جو سمٹ وغیرہ ہونی تھی وہ میرے خیال میں پچھلے 1-2 سال سے نہیں ہو سکی ہے کیونکہ ٹرمپ شاید اس میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہا. پھر انہوں نے ایک اور ایگریمنٹ جو کیا ہے وہ ہے کہ نیو میری ٹائم سیکورٹی کولیبریشن روڈ. اچھا, میری ٹائم کا بھی ایک بڑی دلچسپی ہے, جیسا بات ہے کہ ایک تو آسٹریلیا بھی
इंडियन ओशन का मुल्क भी है, फिर आगे न्यूजीलैंड जो है वो ज़ाहिर है पैसिफिक वगैरह आ जाता है। तो इधर एक मैरी टाइम के हवाले से कोऑपरेशन, तो ये वो खिता वही है जहाँ पे ज़ाहिर है स्ट्रेट ऑफ मलाका भी मौजूद है, तो एक मैरी टाइम कोऑपरेशन। अब उसकी जुजियात क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है कि इस एरिया में ये कोऑपरेट कर रहे होंगे। और इंडिया अपने आप को इस खिते की एक बड़ी नेवल पावर देखता है, इंडियन ओशन की सबसे बड़ी पावर देखता है, या कम से कम ये एम्बिशन है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह का कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हो जाना, वो आप अगर उसको जोड़ते हैं मतलब इन मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया शायद इसी तरह से अपना नेवल प्रोफाइल बिल्ड करना चाह रहा है। फिर कोस्ट गार्ड्स की इंटीग्रेशन की बात भी हुई है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ इंडिया, लेकिन कोस्ट गार्ड्स, तो इसका मतलब है कि इंडिया शायद इसको आगे देख रहा है कि हम कैसे हमारे कोस्ट गार्ड्स और आपके कोस्ट गार्ड्स, तो कोस्ट गार्ड्स तो आमतौर पे आपकी टेरिटोरी, आपकी मैरीटाइम बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंडिया की अपनी मैरीटाइम बाउंड्री तो बहुत दूर है ऑस्ट्रेलिया की मैरीटाइम बाउंड्री की, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये एक्चुअली क्यों किया गया है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। लेकिन ऐसा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मजीद बाहर आएगी। फिर इसी तरह से न्यूजीलैंड का विजिट है जो आखिर में इन्होंने किया है। अच्छा, न्यूजीलैंड के साथ इनका विजिट कोई बहुत अरसे बाद हुआ है, तो मेरे ख्याल में 40 साल बाद विजिट किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया है न्यूजीलैंड का। पता नहीं मोदी साहब को इतनी देर से ख्याल क्यों आया, क्योंकि 2014 से दौरे कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर इन्होंने कहा कि इसको टच कर लिया जाए। इससे पहले राजीव गांधी 1986 में गए थे वहाँ पे, तो उधर भी इनके काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें एक तो ये हुआ कि इंडिया न्यूजीलैंड रोड मैप टू 2030, और जिसमें फिर इन्होंने ये भी कहा है कि हमने बायलैटरल ट्रेड अपनी कोई $4.2 बिलियन तक बढ़ानी है बाई 2030। तो मतलब, और इधर भी मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट उसका जिक्र हुआ है। तो मतलब ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें आप जो कॉमन चीज़ें देख रहे हैं वो कुछ मैरीटाइम रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह का देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया दोनों के साथ तो बहरहाल एक कुछ डिफेंस कोऑपरेशन भी आप देख रहे हैं। न्यूजीलैंड एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन बड़ा अच्छा मुल्क है, मतलब बड़ा प्रॉस्परस, वेल डेवलप्ड, खुशहाल मुल्क है, लेकिन मैरीटाइम कोऑपरेशन उनके साथ भी देख रहे हैं। तो मतलब इस दौरे की एक सिग्निफिकेंस है, और आप इससे कह सकते हैं